आज जिस लेख का पाठन मैं आप लोगों के लिए करने जा रही हूँ, ईमानदारी से यदि कहूँ तो मैं इसका औचित्य नहीं समझ पा रही हूँ कि आखिर हरिशंकर परसाई जी ने ये लेख क्यों लिखा है। क्योंकि ना तो ये कोई व्यंग्यात्मक लेख है और ना ही ये कोई राजनीतिक लेख है, बल्कि ये कुछ ऐसे व्यक्तित्वों को उजागर करता है, उनकी तरफ इशारा करता है जिनके बारे में अमूमन लोग जानना नहीं चाहते या बहुत कम जानकारी रखते हैं। ये लेख स्त्रियों के ऊपर है विशेषकर। चलिए सीधा लेख की तरफ बढ़ते हैं। आभासी दुनिया के मेरे दोस्तों, शालिनी बोल रही हूँ। जय भीम, हुल जोहार। लेख का विषय है साहित्य में प्रसिद्ध कुछ नारियां, पर यह साहित्यिक लेख नहीं है। मेरे हिसाब से तो इसको राजनीतिक लेख होना चाहिए था। राजनीति में प्रसिद्ध कुछ नारियां, क्योंकि जिन व्यक्तित्व का यहाँ पर जिक्र है वे सभी किसी न किसी रूप से राजनीति में सक्रिय स्त्रियां रही हैं। मैरी टॉड ने अब्राहम लिंकन की लंबी टांगे देखी। उनका चेहरा बाद में एक राजनीतिक पार्टी का अधिवेशन एक बड़े हॉल में हो रहा था। वहां झींगा मस्ती उपद्रव हो रहे थे। अब्राहम लिंकन ऊपर के कमरे में एक साथी के साथ रहते थे। वह 6 फीट से भी ऊंचा आदमी था। उन्होंने हंगामा सुना और धीरे धीरे सीढ़ियों से उतरकर मंच पर आ गए। उन्होंने बुलंद आवाज में कहा, मित्रों, यह एक लोकतंत्र है जिसमें हर एक को अपनी बात कहने का हक है। कोई किसी को रोक नहीं सकता। शांति से अपनी बात कहिए। पूरा मजमा शांत हो गया, जैसे फौजी कमांडर का ऑर्डर हो। युवती मैरी टॉड भी उस पार्टी की सदस्य थी। उसने देखा कि लंबी लंबी टांगे उतर रही हैं और वे व्यक्ति मंच पर आ गया है। उसने देखा खूब लंबा और तगड़ा आदमी था। वे छोटी छोटी दाढ़ी थी। उसका चेहरा सुंदर नहीं था। मैरी टॉड का ध्यान बहुत देर तक उस पर टिका रहा। इरविन स्टोन ने एक पुस्तक लिखी, लव इज एटर्नल। यह पुस्तक अब्राहम लिंकन और मैरी टॉड के बारे में है। लिंकन बाद में अमेरिका के राष्ट्रपति हुए। लंबे प्रेम के बाद मैरी टॉड ने उनसे शादी कर ली। मैरी टॉड के बारे में कई लेखकों ने लिखा है। वह सुंदरी थी, शक्तिशाली मन की थी, कुछ चिड़चिड़ी व अपनी मनमाने वाली थी। मैरी टॉड और लिंकन एक ही पार्टी में थे, डेमोक्रेटिक पार्टी में। लिंकन का कट्टर विरोधी रिपब्लिकन नेता डगलस था। डगलस मैरी से प्रेम करता था और इधर मैरी लिंकन के निकट आती जा रही थी। लिंकन और डगलस के जीवन भर लड़ाई चलती रही, राजनीति में भी और प्रेम में भी। कुछ इसको कनेक्ट कर पा रहे होंगे हमारे भारतीय इतिहास से। उन्होंने मैरी टॉड से शादी भी की और राष्ट्रपति के चुनाव में डगलस को हराया भी। इरविन स्टोन ने लिखा है कि मैरी लिंकन के प्रति बहुत सच्ची थी और उससे बहुत प्रेम करती थी। ये सही है कि लिंकन कुरूप थे। इरविन स्टोन ने लिखा है कि दोनों में हार्दिक प्रेम था। समय बीतता गया। मैरी का स्वभाव असहनशील और चिड़चिड़ा होता गया। लिंकन से उसकी बहुत लड़ाई होती थी। वह चीखती थी, चिल्लाती थी और गाली देती थी। एक दिन उसने गर्म पानी की बाल्टी लिंकन पर फेंक दी। वह राष्ट्रपति भवन के बाहर सड़क पर चीखती और चिल्लाती थी। उसके लड़के कहते थे कि हमारी माँ पागल हो गई है। इरविन स्टोन ने जहां तक हो सका मैरी के पक्ष को संभाला है। शायद ये प्रेम करने का नतीजा होगा कि बहुत ज्यादा बुराई लिख ना सके हूं। इसे भी प्रेम प्रकट करने का तरीका बताया है। आगे बात साफ हो गई। स्टोन का कहना है कि उसे सनक के दौरे जरूर आते थे, पर प्रेम तो अमर है। लिंकन को थिएटर में जहां उसके दक्षिण के विरोधियों ने गोली मारी, तब उसकी बगल में मैरी टॉड थी। आश्चर्य होता है कि राष्ट्रपति की इतनी जिम्मेदारी लिए लिंकन शांत कैसे रहते थे। वह काम कैसे कर पाते होंगे, संतुलन कैसे बनाए रखते होंगे। वास्तव में भीतर से लिंकन मन में बहुत ताकतवर थे। वह एक लकड़ी काटने वाले के लड़के थे। शक्ति और सहनशीलता उसने बचपन में ही सीख ली थी। बड़ी से बड़ी बात को वह हंसकर भूल जाते और अपने काम में लग जाते। अमेरिका में बहुचर्चित हत्या के शिकार राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी की पत्नी जैकलिन थी। वह इस तरह की बहुरंगी जिंदगी जीती थी कि उस पर एक अच्छा उपन्यास लिखा जा सकता है। खबर है कि उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी, परंतु जैकलिन के बारे में अखबारों में लिखा लेखों में बेहिसाब लिखा गया। कैनेडी के रहते चाहे कम लिखा गया हो, पर उनकी हत्या के बाद अधिक लिखा गया। शायद ये उनके राष्ट्रपति होने का प्रभाव था कि उनकी पत्नी को लेकर
लोग लिखने में हिचकते रहे हों। प्रासंगिक होगा कि जॉन एफ कैनेडी खुद कैसे आदमी थे। वे बहुत कामी और बहुत सी स्त्रियों से संबंध रखते थे। शराब खाने और शराब देने वाली लड़की से लेकर बड़ी एक्ट्रेस तक से उनके संबंध थे, पर जैकलिन पुरुषों के पीछे दौड़ने वाली महिला नहीं थी। उसकी दो महत्वाकांक्षाएं थी, एक राष्ट्रपति से शादी करना और दूसरा बहुत सा पैसा इकट्ठा करना। जैकलिन एक सामान्य परिवार की लड़की थी। वह काफी पढ़ी लिखी थी। पहले वह एक प्रकाशक के यहाँ संपादिका की नौकरी करती थी। उसे छोड़कर वह पत्रकार हो गई। उस समय जॉन कैनेडी सीनेटरी थे। कैनेडी के ऑफिस में उसका आना जाना अक्सर होता था और ये संबंध मित्रता में बदल रहा था। अंततः जॉन कैनेडी के राष्ट्रपति होने के पहले ही उसका विवाह हो गया। अब जैकलिन कैनेडी एक महान देश की राजधानी वॉशिंगटन में व्हाइट हाउस में रहने लगी और उसकी मलिका हो गई। उन दिनों के बारे में बहुत जानकारी नहीं है। वह सुंदरी थी, इसमें कोई शक नहीं, पर उसके स्वभाव में पुरुषों को फंसाना नहीं था। पहले ही कहा जा चुका है कि जैकलिन जो है वो बहुत महत्वाकांक्षी थी। राष्ट्रपति से शादी हो गई, उन्हें अब और किसी चीज की चाहत नहीं थी सिवाय पैसा इकट्ठा करने के। कुछ मित्र उसके जरूर थे, पर साधारण। वह व्हाइट हाउस की व्यवस्था बहुत कुशलता से करती थी। उसने बहुत खर्चों में कटौती की, विशेषकर शराब में। उसके साथ काम करने वाले कहते थे कि वे बहुत कंजूस और पैसा जोड़ने में लगी रहती है। कैनेडी के समय क्यूबा संकट आया। रूसी प्रधानमंत्री ख्रुश्चेव ने क्यूबा में उसकी रक्षा के लिए मिसाइल लगा दिए। क्यूबा में क्रांति हुई थी और वह कम्युनिस्ट देश था। कैनेडी ने बदले में समुद्र में क्यूबा के चारों तरफ लड़ाकू विमान तैनात कर दिए। इनमें कुछ विमान फोटोग्राफी के लिए भेज दिए गए थे। ये फोटोग्राफ अमेरिका टीवी पर दिखाए जाते और इसमें मिसाइल साफ दिखती थी। अमेरिका उन्हें देखता और डर से कांपता। बाद में मजाक में ख्रुश्चेव ने कहा था कि वे मिसाइल असली नहीं थे, टीन के ढांचे थे। 13 दिन रात अमेरिकी नागरिक डर के मारे नहीं सोए। डर था विश्व युद्ध छिड़ जाएगा और रूसी रॉकेट और मिसाइल अमेरिका के शहरों पर गिरेंगे। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे राष्ट्रवाद का राग हमेशा अलापते रहो और पाकिस्तान का हमला बताते रहो, चाहे अंदर कुछ भी ना हो। दोनों तरफ से समझौते की बातें चलने लगी। मुख्य रूप से राष्ट्रपति का छोटा भाई अटॉर्नी जनरल रॉबर्ट कैनेडी बहुत सक्रिय था कि पहले क्यूबा की घेराबंदी हटाओ और हमेशा के लिए क्यूबा की सुरक्षा का इकरारनामा करो। यह विषयांतर हो गया, पर इसका उल्लेख जरूरी था, यह अनुमान दिलाने के लिए कि जैकलिन उन दिनों कितनी परेशान होगी। ऑफ कोर्स वे जॉन एफ कैनेडी बेशक अमेरिका के राष्ट्रपति हों, लेकिन वो पति भी तो थे सामान्य तौर पर एक स्त्री के। तो अपने पति की सुरक्षा के लिए जैकलिन का परेशान होना या किसी भी स्त्री का परेशान होना बहुत सामान्य सी घटना है। आखिर रॉबर्ट कैनेडी ने रूसी दूतावास से जो मॉस्को जा रहा था कहा कि प्रधानमंत्री को समझाओ कि मेरे भाई की जान खतरे में है। हमारे यहाँ अतिवादी उग्रवादी ताकतें हैं जो CIA में हैं, वे मेरे भाई की हत्या कर देंगे और युद्ध छेड़ देंगे। तो शायद ये रूस के साथ समझौते के तौर पर यूज किया गया कि युद्ध हमेशा ही विनाश लेकर आते हैं और कोई देश जानबूझकर अपने आप को युद्ध में झोंकना नहीं चाहता। अंततः 13वें दिन सवेरे मॉस्को रेडियो पर खबर आई कि समझौता हो गया और युद्ध नहीं हुआ। लोग सड़कों पर खुशी के मारे नाचने लगे और गले मिलने लगे। अब जैकलिन के जीवन का दूसरा भाग शुरू होता है। वह और कैनेडी टेक्सास के दौरे पर थे और एक खुली कार में सड़कों पर धीरे धीरे जा रहे थे। कहीं से एक गोली चली और कैनेडी मारे गए। कैनेडी की मृत्यु के तुरंत बाद उपराष्ट्रपति जॉनसन ने राष्ट्रपति का कार्य ले लिया। जैकलिन अब व्हाइट हाउस से बाहर थीं। ग्रीस में कई जहाजों के मालिक रेस्टी वोल, सोक्रेटिस, ओनासिस अपनी बेहिसाब दौलत के साथ रहते थे। उनके दो शौक थे, पैसा और स्त्री। ओनासिस ने मित्रता के संबंध कैनेडी के परिवार से पहले ही थे। कैनेडी परिवार पहले से अधिक ठीक होगा ये कहना कि उसकी मित्रता जैकलिन से थी। जैकलिन बच्चों के साथ छुट्टियां मनाने ग्रीस जाया करती थी। उधर ओनासिस की इच्छा थी कि वह इस देश के राष्ट्रपति की विधवा से
शादी की जाए, लेकिन जैकलिन के मन में उसकी अपार संपत्ति थी। दोनों के अपने अपनी सोच थी, अपने अपने फायदे थे कि राष्ट्रपति की पत्नी से शादी करेंगे तो यकीनन कुछ ना कुछ तो उनकी पैठ होगी ही, राजनीति में भी और दूसरी जगहों पर भी। और जैकलिन, उनका इरादा खाली पैसा इकट्ठा करने से था। अंततः दोनों ने शादी कर ली। ओनासिस बूढ़ा और कुरूप था। शादी क्या हुई, एक तरह का सौदा हुआ। इस तरह की बातें लिखी थी कि जैकलिन को खर्च के लिए इतने डॉलर दिए जाएंगे, 2 बच्चों को अलग से पैसा दिया जाएगा, 3 ओनासिस की लड़की और जैकलिन में पैसों का बंटवारा इस तरह से होगा। यहां तक लिखा था कि महीने में सिर्फ 10 दिन ओनासिस जैकलिन के कमरे में सोएगा। वैसे तो मुझे इस लेख का औचित्य अभी तक भी समझ नहीं आया, पूरा पढ़ने के बावजूद भी, कि आखिर इन स्त्रियों को इस तरह इनके चीजों के बारे में बताकर हरिशंकर परसाई जी किस उद्देश्य से इसे बता रहे हैं, ये मुझे हमेशा अनक्लियर ही रहेगा, मुझे लगता है। सूरदास ने कृष्ण और राधा के पहले मिलन पर लिखा था, चतुर चतुर की भेंट भई। तो वही यहां पर भी जैकलिन और ओनासिस के संबंधों को लेकर साबित होती है बात। यहाँ ग्रीस के इन 2 चतुरों में पैंतराबाजी चलने लगी। जैकलिन सोचती रही कि उसे इतने डॉलर मिलेंगे, पर ओनासिस कुछ और सोच रहा था। उसने 2 वसीयतनामे बनाए। उसने अपनी बेटी को बहुत पैसा दिया और जैकलिन को कम। किस्सा यूं आगे बढ़ा कि जैकलिन अमेरिका लौट आई और एक प्रकाशन के यहाँ संपादिका हो गई। कैनेडी की हत्या का रहस्य अभी तक नहीं खुला है। नई नई बातें निकलती जाती हैं और ये निश्चित नहीं है कि किन लोगों ने कैनेडी की हत्या का षड्यंत्र रचा। फ्रांस की क्रांति के समय जो स्त्री सबसे ज्यादा बदनाम हुई, उसके खिलाफ नारे लगाए गए, जो अपने मूर्ख वाक्यों में से और उत्तेजना पैदा करती थी, गैर जिम्मेदार और सहानुभूतिहीन थी। फ्रांस की क्रांति अमूमन पढ़ाई जाती है और जो वाक्य यहाँ पर कोट किया गया है वह फ्रांसीसी क्रांति की, जब हम इतिहास की किताबें पढ़ते हैं तो उसमें भी बाकायदा लिखा जाता है इस क्रांति के साथ इस वाक्य को। वह स्त्री कोई और नहीं, फ्रांस की अंतिम लुई 14 की रानी मैरी एंटोइनेट थी। उसका नाम घृणित हो गया था। वह अपने पति और बेटे के साथ महल में बंद रहती थी और ऐश करती थी। फ्रांस की हालत क्या थी उसे पता नहीं था। सारे फ्रांस में भुखमरी फैली हुई थी, पर मैरी को पता ना होने दिया गया। ये इन्होंने यहाँ पर व्यंग्यात्मक शैली में लिखा है कि उसे पता ना होने दिया गया। कैसी रानी थी, जबकि रानियों का भी जो सूचना तंत्र होता है वो काफी दुरुस्त होता है राजा महाराजाओं के साथ। किसी दरबारी ने उससे कहा, फ्रांस में रोटी नहीं है। रानी ने जवाब दिया, अगर रोटी नहीं मिलती तो लोग केक क्यों नहीं खाते। लेकिन जब हमारे यहाँ प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि आम खाओ, अनाज के बदले आम खा के गुजारा कर लो, तब यहाँ कोई क्रांति नहीं होती। यहाँ के लोगों में अभी संवेदना नहीं है उतनी कि क्रांति कर दें। हो सकता है इसके बारे में कुछ बातें बढ़ाई गई हों और झूठ भी हों, पर वह एक जिम्मेदार रानी नहीं थी, ये सच है। जिसे अपने देश के बारे में सामान्य जानकारी भी न हो, वह कैसी रानी। राजा लुई 14वां भी अहंकारी व मूर्ख था। वह किसी की कोई फरियाद सुनने को तैयार नहीं था। उधर क्रांति की आग भड़क रही थी। रूसों के विचारों से प्रेरित फ्रांसीसियों ने क्रांतिकारी संगठन क्रांति की मशाल लिए थे। फ्रांस के लेखकों में भी क्रांति को बढ़ावा देने के लिए बहुत लिखा, पर राजमहल के भीतर इस क्रांति की शायद कोई गूंज ही नहीं थी। क्रांतिकारियों ने राजमहल को तोड़कर राजा रानी और उसके बेटे को गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने एक पालकी में सजाकर उन्हें बिठाया और लोग भूखे नहीं थे। मैरी एंटोइनेट ने कहा था कि पेरिस में रोटी नहीं मिलती तो लोग केक क्यों नहीं खाते। तो क्रांतिकारियों ने कहा कि राजा रानी नहीं, ब्रेड बनाने वाले होते। मतलब लोगों ने भी मुंह तोड़ जवाब दिया कि आपको राजा रानी नहीं होना चाहिए था, ब्रेड बनाने वाला होना चाहिए था, ताकि पूरी प्रजा को केक मिल सके। नारे देने लगे, हम बेकर की बीवी बेकर के बेटे को ला रहे हैं। पूरे पेरिस में उनका जुलूस निकाला और अपमानित किया और जेल में डाला और तीनों को गिलोटिन कर दिया गया। गिलोटिन करना यानी प्राण दंड देना। फ्रांस में एक पद्धति का फंदा नहीं डालते थे। दंड देने वाले की गर्दन जमीन पर रखकर एक लकड़ी के मजबूत टुकड़े पर रखी जाती थी।
इस यंत्र में दोनों तरफ पतले खंभे थे जिसमें जंजीर थी और जंजीर से लटका था एक भयानक ब्लेड यानी कुल्हाड़ा। ये बहुत वजनदार होता था। जंजीरें खींचने पर एक गर्दन पर गिरता और उसे काट देता था। इस पद्धति को गिलोटिन करना कहते थे और यंत्र को गिलोटिंडा। क्रांतिकारियों ने खुशी में इसका नाम रख दिया था संत गिलोटिन, कि इतने खुश हुए कि ये संत हैं जिन्होंने हमें राजा रानी से और उनके बेटे से मुक्त किया। क्रांति के संबंध में अभी यहां नहीं लिखूंगा क्योंकि इसके लिए अलग से लेख चाहिए। मैं दो बातें कहना चाहता हूं। अंग्रेज लेखक एडमंड बर्क ने इस बात की निंदा की कि रानी को मारा गया। वह स्त्री थी, केवल इस कारण उसे प्राण नहीं लेना था। लेकिन ये बात गलत है। स्त्री है, वो गलत कर रही है और राजा भी उतना ही गलत कर रहा है। जब एक को प्राणदंड तो दूसरे को क्यों नहीं? ये भेद क्यों स्त्री पुरुष का? दूसरे लेखक स्टीफन ज्विंग का कहना था कि मैरी एंटाइनेट राजवंश की नहीं थी, उसका खून राज रक्त नहीं था, इसलिए उसमें वह गरिमा, वह समझ नहीं थी जो रानी में होती थी। वह अधिक से अधिक उच्च मध्यम वर्ग की संपन्न लड़की थी, संयोग से रानी बना दी गई। नतीजा यह हुआ कि उसका दिमाग खराब हो गया, वह सरफिरी हो गई। वह रानी होने का अर्थ शक्ति का प्रतीक मानती थी और क्रूर थी। यह सब बुराइयां उसके परिवार में छोटेपन, ओछेपन, शुद्रता, क्रूरता के रूप में थी। तो यहाँ जो नया नया उभरा हुआ उच्च मध्यम वर्ग है उसकी भी भर्त्सना की गई है, उसके ऊपर व्यंग्य किया गया है कि उनमें इतनी समझ नहीं होती। बाबू डम को वो ढोते हैं और उनके बच्चे उनसे ज्यादा ढोते हैं उस चीज को। वे ये नहीं समझ पाते कि ये जितना भी ऐशो आराम, जो भी कुछ उनके आगे पीछे लोग घूम रहे हैं, वे सीट को सलाम है। सीट गई और सलाम भी गया, तब दूसरे के पीछे भागेंगे। साहित्य में सुप्रसिद्ध महिलाओं में एक अंग्रेज महिला है जो भारतीय ही हो गई थी। देश में शायद ही ऐसा कोई हो जो उस महिला का नाम ना जानता हो। ये थी श्रीमती एनी बेसेंट। ये साधारण महिला ब्रिटेन के एक संभ्रांत परिवार की थी, विवाहित भी थी। वे दर्शन, साहित्य, मनुष्य की नियति इत्यादि में बहुत रुचि लेती थी। वे परम बौद्धिक और दार्शनिक रुचियों की थी। इनके साथ ही वे मनुष्य के वर्तमान और भविष्य के संबंध में रुचि लेती थी। एनी बेसेंट विचारों से प्रगतिशील थी। वे ब्रिटिश फैबियन सोसाइटी की सदस्य थी। फैबियन सोसाइटी ब्रिटेन के प्रगतिशील चिंतकों, लेखकों, जनसेवियों, दार्शनिकों आदि का एक क्लब सरीखा था। इसमें इतिहासकार H.G. वेल्स, लेखक बर्नार्ड शॉ, एनी बेसेंट जैसे लोग थे। फैबियन लोग अपने को समाजवादी कहते थे। समाजवाद कई प्रकार का होता था। कार्ल मार्क्स के पहले और उसके बाद भी कई तरह के समाजवाद चलते रहे। सोसाइटी के सदस्य अपने समाजवाद को सोशलिज्म कहते थे। फैबियन लोगों ने सबसे प्रखर और सबसे अधिक बोलने वाले लेखक जॉर्ज बर्नार्ड शॉ थे। वे लंबे लंबे क्रांतिकारी भाषण देते थे, नए नए शब्दों का प्रयोग करते थे। उनकी अंग्रेजी बड़ी कठिन और चमत्कारी होती थी। लोग उनकी बुद्धि से दब जाते थे। श्रीमती एनी बेसेंट एक सक्रिय फैबियन थी। वे समाजवाद पर लंबे भाषण देने की अपेक्षा सड़क पर संघर्ष करने की समर्थक थीं। मैं समझती हूँ यही बात होनी भी चाहिए। लंबे भाषण देने की बजाय सड़क पर उतरकर संघर्ष कीजिए। और यही बात हमारे बहुजन समाज को भी सीखनी है। फेसबुक पर क्रांति करने से अच्छा आंदोलन में शामिल होना है, वे भी सड़क पर उतरकर। बर्नार्ड शॉ सुंदर नहीं थे, पर उनकी वाणी बहुत सुंदर थी। तब हम भी बर्नार्ड शॉ के लेखन से बेहद प्रभावित थे। मुझे तो उनके सैकड़ों मुहावरे याद हो गए थे। उनके इस शाब्दिक मायाजाल से एनी बेसेंट उनके प्रति आकर्षित होती चली गईं। वह आकर्षण प्रेम की मंजिल पर पहुंचने लगा था। एनी बेसेंट तलाक देकर बर्नार्ड शॉ से शादी करने को राजी हो गई थी। आकर्षण की पराकाष्ठा देखिए। इस भोली और ईमानदार स्त्री को पता नहीं था कि बर्नार्ड शॉ का पूरा व्यक्तित्व ही शब्दों का मायाजाल है। हमारे यहाँ भी उच्च शिखर पर बैठे हुए एक बर्नार्ड शॉ जो लंबे लंबे भाषण देते हैं, मन की बात करते हैं और ना जाने क्या क्या करते हैं। चिंतन, दर्शन, अटपटे विचार और विस्फोटक भाषा के इस देवता के मायाजाल में लोग उलझते थे। जैसा मैंने ऊपर लिखा है, बर्नार्ड शॉ का भक्त हो गया था। ऐसा लिखा हरिशंकर परसाई जी ने। शायद आगे जाकर इनको अपनी गलती का एहसास हो गया था। खुद भी इस तरीके से लग रहा है कि खुद पर भी व्यंग्य कर रहे हैं इस बात को लेकर।
जवाहरलाल नेहरू भी उनसे बहुत प्रभावित थे। पंडित नेहरू तब उनसे प्रभावित हो गए थे और प्रधानमंत्री होने के बाद उनसे मिलने उनके घर गए थे। पर अब बनावट शॉ शब्दों के मोहक जाल लगते हैं। उनके नाटक लगभग नहीं खेले जाते, जबकि शेक्सपियर के नाटक 200 साल में नए नए प्रयोगों के साथ खेले जाते हैं। बनावट शॉ तो शेक्सपियर को बहुत घटिया लेखक मानते थे, लेकिन खुद अप्रासंगिक हो गए हैं आजकल के माहौल में, और शेक्सपियर अजर अमर से लगते हैं। एनी बेसेंट सक्रियता में विश्वास करती थी। वह साहित्य, दर्शन, इतिहास आदि में पंडिता थी। वह सच्ची स्त्री विश्व को मुक्ति के लिए कार्य करना चाहती थी। उनके स्वभाव में दार्शनिकता थी। वे बहुत संवेदनशील थी। बनावट शॉ और एनी बेसेंट के बीच कुछ घटनाएं घट जाती थी तो उनमें दूरी ले आती थी। बनावट शॉ ने शादी का जो इकरारनामा बनवाया था उसमें स्त्री को कोई अधिकार नहीं था। वह एक गुलाम सरीखी थी। उनके लिए बनावट शॉ ने पर्दा भी जरूरी रखा था, जैसे वह कोई अरब दकियानूस हो। स्त्री के लिए कई बंधन थे। बनावट शॉ स्त्री को अपने व्यक्तित्व को मानते ही नहीं थे। एनी बेसेंट ने जब इसे पढ़ा तो चकित रह गईं। उन्हें आभास हुआ कि मानवाधिकार की इतनी जोरदार शब्दों में वकालत करने वाला ऐसा दकियानूस निकला। तो बड़े बड़े भाषणों से बात नहीं बनती साहब, विकास करने के लिए काम भी करने पड़ते हैं। प्रगतिशील समाज में सबसे बढ़कर भाषण देने वाला ऐसा पुरातन पंथी निकला। हो सकता है कि बनावट शॉ ने मजाक में वैसा लिख दिया हो, पर एनी बेसेंट को आघात लगा। उन्होंने पूछा, इन विश्वासों के आदमी से कैसे पटेगी? एक बार फैबियन पार्टी ने मजदूरों की चालू हड़ताल के समर्थन में एक दिन जुलूस निकालने का तय किया। उसके पक्ष में सबसे उग्र भाषण देने वाले बनावट शॉ थे। जुलूस निकला। बनावट शॉ और एनी बेसेंट साथ साथ चल रहे थे, नारे लग रहे थे। तभी पुलिस ने बैटन चार्ज कर दिया। बैटन एक छोटा सा डंडा सा रिखा होता है जो पुलिस डराने के लिए ज्यादा रखती है। हरिशंकर परसाई जी के लेखों में ये बात है कि वे किसी शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो उसका ब्यौरा भी प्रस्तुत करते हैं ताकि लेख समझने में और कनेक्ट करने में आसानी रहे। बैटन से एनी बेसेंट को सिर में चोट लग गई और खून निकलने लगा। उन्होंने आसपास बनावट शॉ को देखा, मगर बनावट शॉ तब पहले ही भाग चुके थे। एनी बेसेंट को बहुत बुरा लगा। वह शाम को उनके घर गई, रोई और गुस्से से कहा, तुम जुलूस से भाग गए, इतना डरते हो, तुम कायर हो। बनावट शॉ ने कहा, बेवकूफ होने से कायर होना अच्छा है। तो ये उनका पूरा व्यक्तित्व, ये एक वाक्य उनके पूरे व्यक्तित्व में हीनता बोध ला देता है। चोट खाई एनी बेसेंट के लिए ये चोट अधिक गहरी थी। उसने प्रेम संबंधों को नष्ट कर दिया। एनी बेसेंट दृढ़ इच्छा शक्ति की धनी थी। उन्होंने भारतीय दर्शन का अध्ययन किया था। भारत के प्रति उनका विशेष लगाव था। वह भारत आई और शांति निकेतन में रविंद्रनाथ ठाकुर के पास पहुंच गई। एक बात खास है, हरिशंकर परसाई जी ने जब भी गुरु रविंद्रनाथ जी का नाम लिया है, उन्होंने उसके आगे रविंद्रनाथ टैगोर ना लिखकर रविंद्रनाथ ठाकुर लिखा है। हर लेख में यही संबोधन है। ठाकुर के पास पहुंच गए। रविंद्रनाथ ठाकुर के निकेतन में ही रहते हुए उन्होंने गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया। उस समय भारत में स्वाधीनता संग्राम चल रहा था। वे गांधी जी के पास गईं और अपने को इस आंदोलन में भारतीयों के साथ डाल दिया। एनी बेसेंट इतनी सक्रिय और लोकप्रिय थी कि वे एक बार अखिल भारतीय कांग्रेस की अध्यक्षा रहीं। वे भारतीय हो गई थी, खूब लड़ाकू थी, योग्य थी, भारतीय लोगों को रास्ता दिखाती थी, अंग्रेजों को बहुत फटकार सुनाती थी। गांधी जी उन्हें चाहते थे। दूसरी स्त्री जिसके बारे में मैं लिखना चाहता हूं, एनी बेसेंट के 2 पीढ़ी बाद हुई। उस स्त्री का नाम है विनी मंडेला। दक्षिण अफ्रीका में लंबा और खूनी संघर्ष स्वाधीनता के लिए चला। गोरे तानाशाह विश्व जनमत के बाद भी दक्षिण अफ्रीका को छोड़ना नहीं चाहते थे। बार बार राष्ट्र संघ ने दक्षिण का बहिष्कार करने का निर्देश दिया और अधिकांश देशों ने उससे संबंध तोड़ लिए। बहुत तरीके से दबाव डाला गया अंग्रेजों पर, तब जाकर दक्षिण अफ्रीका को आजादी हासिल हुई।
किसी बहाने से अमेरिका उसे समर्थन देता रहा। उसने दक्षिण अफ्रीका की गोरी सरकार से संबंध बनाए रखा और इसके लिए अंग्रेजी में 2 शब्द प्रयोग करता रहा। ये थे कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट। ये बहाना था ब्रिटेन के समर्थन का और खुद दक्षिण अफ्रीका का आर्थिक शोषण करने का। तो साम्राज्यवादी शक्तियां पूंजीवादी शक्तियों के साथ मिलकर किस तरह का शोषण करती हैं, ये इस चीज का यहाँ पे ब्यौरा प्रस्तुत करता है ये लेख। आखिर अभी अभी गोरे तानाशाहों ने लोकतंत्र को स्वीकार किया और रंगभेद समाप्त किया। मुझे याद है 1991 या 1992 में दक्षिण अफ्रीका को आज़ादी मिली थी और 1992 में, क्योंकि मैं क्रिकेट खेलती थी, खुद भी एक क्रिकेट प्लेयर रह चुकी हूँ, तो इसलिए मुझे याद है कि 1992 में भारतीय क्रिकेट टीम दक्षिण अफ्रीका के दौरे पर गई थी फ्रेंडशिप टूर खेलने, जहां पर कपिल देव के साथ तनातनी भी हो गई थी प्लेयर्स की। हाँ जी, अब वहां मिलीजुली निर्वाचित सरकार है। अंग्रेज छोड़कर भागे नहीं बल्कि वहीं बस गए। उनके पास संपत्ति थी, उत्पादन के साधन थे, धंधे थे, इस कारण अंग्रेज वहां रह गए। पहले राष्ट्रपति जो काले अफ्रीकी हैं, नेल्सन मंडेला हैं। उनके व्यक्तित्व के बारे में, उनकी महान शख्सियत के बारे में कुछ नहीं कहूंगी, क्योंकि वे बहुत महान थे और उनके बारे में सभी जानते हैं। उनका मातहत नंबर 2 पर भूतपूर्व अंग्रेज तानाशाह है। नेल्सन मंडेला बहुत बहादुर लड़ाकू हैं। वे दुनिया का सबसे लंबा कारागार भोगने वाले हैं। ये कारागार 22 साल लंबा था। उनकी पत्नी विनी मंडेला है। वह मंडेला की दूसरी पत्नी है। दोनों की उम्र में काफी अंतर है। शादी के समय विनी ने कहा था, मैं एक आदमी से नहीं, एक विद्रोही से शादी कर रही हूँ। मतलब वह जानती थी शादी से पहले, और शायद नेल्सन मंडेला की तरफ आकर्षित होने का उनका कारण भी यही रहा हो कि उनका विद्रोही स्वभाव उन्हें पसंद आता हो। विनी मंडेला पति के साथ संघर्ष में लग गई। उनका वैवाहिक जीवन बहुत कम समय तक रहा। उनके 2 बच्चे हुए। नेल्सन मंडेला को गोरी सरकार ने लंबी जेल की सजा दे दी। उस समय विनी मंडेला एक युवती थी और नेल्सन प्रौढ़ होने लगे थे। विनी ने एक आत्मकथा की पुस्तक लिखी जिसका नाम था आउट ऑफ माई हार्ट। इसमें उन्होंने लिखा है कि हमारा परिवार ऐसा था कि हम साथ तो रहते थे पर एक दूसरे के बिना। दोनों सुबह ही अपने अपने काम पर निकल जाते और फिर देर रात तक लौटते। नेल्सन ने जेल जाते ही कहा था, मुझे दुख था कि एक युवती को असुरक्षित छोड़े जा रहा हूं। विनी मंडेला ने भी जेल भोगी। काफी साल तक उसे जेल में अलग कमरे में रखा गया। ना उसे पुस्तक पढ़ने को मिलती थी, ना ही अखबार। इस तरह का जेल वृत्तांत जो है डिस्कवरी ऑफ इंडिया में नेहरू जी की लिखी हुई जो है, जब मैंने पढ़ा तो उसमें भी ये ब्यौरा नेहरू जी ने दिया है कि जब वे अहमदाबाद फोर्ट में गए थे 20 महीने के कारावास में, तो उनको भी शुरुआती कुछ दिन में ना अखबार मुहैया करवाया गया, ना कोई किताब पढ़ने के लिए दी गई, और अलग थलग रखा जाता था एक कमरे में, जिससे वे खासे परेशान रहते थे, क्योंकि उन दिनों भी विश्व स्तर पे सामाजिक और राजनीतिक उथल पुथल बहुत ज्यादा मच रही थी और नेहरू अपने आप को बहुत कटा हुआ सा पाते थे उस उथल पुथल की जानकारी न होने के कारण। उसने लिखा है कि समय काटने के लिए मैं चढ़ती हुई चींटियों को देखा करती हूँ। मैंने आत्महत्या करने का भी सोचा और फिर सोचा कि जालिम अंग्रेज शासक इतने हृदयहीन हैं कि उन पर मेरी आत्महत्या का भी कोई असर नहीं होगा। विनी मंडेला अपनी पार्टी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस में काफी महत्वपूर्ण थी और उसे यातनाएं भोगनी पड़ी। अंग्रेज गुप्तचर कई तरह से उसे तंग करते। उससे मिलती जुलती आवाज की स्त्री की किसी काल्पनिक प्रेम से प्रेम वाक्य कहलवाकर रिकॉर्डर पर लेते और वे टेप जेल में नेल्सन को सुनाई जाती। मतलब मिमिक्री आर्टिस्ट को हायर करते और विनी मंडेला की आवाज में मिमिक्री करवाकर ऐसा जताया जाता कि जैसे वे अपनी प्रेमी से बात कर रही हैं, और नेल्सन मंडेला का मनोबल तोड़ने के लिए उस फेक रिकॉर्डिंग्स को इस्तेमाल में लाया जाता था।
इस तरह दोनों का मनोबल तोड़ने की कोशिश की गई। विनी के साथ काम करने और उसकी रक्षा के लिए कुछ युवक रहते थे। इस गिरोह को मंडेला फुटबॉल क्लब कहने लगे थे और कहने लगे थे। इन पर आरोप लगे और कुछ को सजा भी हुई। नेल्सन मंडेला जैसे दृढ़ साहस और विश्वास के आदमी कम मिले। इसे कई बार शर्तों के साथ छोड़ देने की पहल सरकार ने की, पर उसने स्पष्ट कह दिया, किसी शर्त के साथ मैं जेल से रिहा नहीं होऊंगा। तो ये खासियत थी नेल्सन मंडेला की कि उन्होंने जेल में रहना पसंद किया बनिस्बत शर्तों पर बाहर आने के। शर्तों पर बाहर आने का सीधा सीधा यही मतलब होता कि किसी भी तरह का वे आंदोलन नहीं छेड़ सकते। अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस आखिर अपने संघर्ष में जीती। नेल्सन मंडेला रिहा हुए और पार्टी अध्यक्ष चुने गए। तब इस दंपत्ति के मनोबल को तोड़ने के लिए तरह तरह के कलंक कथाएं गोरों ने फैलाई। यह भी कि विनी चरित्रहीन है, अपने आसपास के युवकों से हिंसा कराती है। उस पर कई आरोप लगाए गए। इन सब का बुरा प्रभाव पार्टी पर पड़ता। इनमें से कुछ आरोप सच भी थे। नेल्सन ने पार्टी के भले के लिए विनी से संबंध तोड़ लिए, पर विनी धीरज के साथ कार्य करने में लगी रही। जब नई सरकार बनने वाली थी तब तक उसने अपने व्यक्तित्व को साफ कर लिया था। उसे नई सरकार में पद दिया गया। दक्षिण अफ्रीका में गोरों और कालों की मिलीजुली सरकार है। इनमें पुरानी कटुता पूरी तरह भी गई नहीं है, पर उन्होंने तालमेल बिठा लिया है और साथ काम करते हैं। विनी शादी के समय युवती थी। कई सालों के संघर्ष के बाद अब वे बुढ़ापे की तरफ बढ़ रही हैं। जब मैं भारतीय साहित्य में बहुचर्चित एक भारतीय स्त्री पार्वती के बारे में लिखता हूं, शरद चंद्र के साहित्य को पढ़ने के बाद एक बात सामने आती है। अब यहाँ पर सिर्फ ये इकलौता साहित्यिक कैरेक्टर जो है, पात्र जो है, यहाँ पे हरिशंकर परसाई जी डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले जितने भी पात्र उन्होंने डिस्कस किए वे राजनीतिक रसूख वाले उनके पति थे। बड़े किसानों, जमींदारों, गांव के धनपतियों के बिगड़ैल या घर से निकाले या स्वयं निराश पीड़ित युवक कलकत्ता भाग जाते हैं इस बहाने कि वहां होम्योपैथी पढ़ेंगे। फिर वहां मेस में रहते हैं और होम्योपैथी तो नहीं पढ़ते, शराबखोरी और वैश्यागमन करते हैं। घर से इन्हें पैसे आते ही हैं। यही हाल देवदास का है और यही काशीनाथ का। कलकत्ता में हॉस्टल या छात्रावास की तरह मेस होते हैं। ये हॉस्टल से बिल्कुल अलग तरह के होते हैं। जिन लोगों ने देवदास फिल्म देखी है उन्हें इसका अच्छे से जायजा मिला होगा कि मेस में रहना क्या होता है और किस तरह के मेस हुआ करते थे। इनमें निवास, भोजन, पूजन आदि की व्यवस्था होती है। प्रतिष्ठित होते हैं। उठाई गिर किस्म के लोग नहीं रहते। कम से कम शरद चंद्र के जमाने में मेस का रूप ऐसा ही होता था। सतीश चंद्र एक युवक है, एक संपन्न परिवार का। उसके बड़े भाई उसे घर से निकाल देते हैं और वह कलकत्ता जाकर मेस में रहता है तथा होम्योपैथी पढ़ता है। मेस की देखभाल करने वाली एक तरह से मैनेजर पार्वती है। शरद चंद्र के उपन्यास चरित्रहीन इन्हीं दोनों की कथा है। जब यह उपन्यास छपा तब बंगाली समाज में काफी हलचल हुई और विवाद खड़े हुए। इसका कारण था कि सतीश और पार्वती के संबंध, साथ ही एक विवाहित उच्च वर्गीय स्त्री किरणमयी का जीवन। सतीश जिस मेस में रहता है, पार्वती उस नए छात्र को ध्यान देती है। सतीश बिगड़ा हुआ है, वह शराब पीता है और दूसरे नशे करता है। पार्वती उसे डांटती है। इस तरह की वारदातें एक दो होती हैं और सतीश पार्वती के प्रति आकर्षित हो जाता है। पार्वती उसे डांटती है, तुम कहते हो कि पढ़ने में तुम्हारा मन नहीं लगता, तो क्या तुम्हारा मन औरतों की साड़ी खींचने में लगता है? एक दिन अपने कमरे में पार्वती का पल्ला खींचकर उसे कमरे में ले जाना चाहता है, ऐसा जिक्र है इस नॉवल में। समय गुजरते पार्वती स्वयं सतीश के प्रति प्रेम भाव से बंध जाती है, पर सतीश को सुधारने में लग जाती है। नारी है तो कमजोर चरित्र के पुरुष की रक्षा करती ही है, उसकी खास देखभाल करती है। इस तरह के ममतामय संबंध दोनों के हो जाते हैं। यहाँ पर मुझे लगा कि हरिशंकर परसाई जी ने ये बात व्यंग्यात्मक शैली में कही है। पार्वती समर्पित हो जाती है और सतीश बिगड़ता जाता है। ये उपन्यास 19वीं सदी का है। तब बंगाल समाज बहुत अधिक दकियानूस था। ऊंचे और नीचे वर्ण में बिल्कुल अलगाव था। पार्वती उस समाज में नीचे दर्जे पर आती थी, सतीश ऊंची जाति और ऊंचे परिवार का था।
सवाल ये उठते हैं कि सतीश और पार्वती के संबंध क्या थे। शरद चंद्र ने संकेत नहीं दिया कि दोनों के शरीर संबंध हो गए थे। शरीर संबंध के बिना हालांकि इतने गहरे भाव नहीं होते, पर उपन्यास में केवल आत्मिक अशरीर संबंध का उल्लेख है। इस प्रकार का ये प्रेम जिसमें इतनी गहराई कि पार्वती पूरी तरह समर्पित है और सतीश उस पर पूरी तरह निर्भर है, इन संबंधों की व्याख्या कई विद्वानों ने की है। उनका यह मानना है कि दोनों के शरीर संबंध थे, पर शरद चंद्र इस बात को लिख नहीं सकते थे। 19वीं सदी की नैतिकता बड़ी कठोर थी। कुछ का कहना है कि उनके संबंध आध्यात्मिक थे। तीसरे प्रकार के लोग कहते हैं कि शरद चंद्र की मजबूरी थी कि इन संबंधों को इस तरह अस्पष्ट रखें। प्रश्न उठते हैं कि दोनों की शादी क्यों नहीं कर दी। कारण पहला यह था कि भद्र पुरुष और नीच दर्जे की स्त्री में विवाह उस समाज में हो ही नहीं सकता था। दूसरी समस्या है कि यदि शरद चंद्र उनकी शादी ही करवा देते तो उन्हें कहां रखते। तब का बंगाल समाज उन्हें अपने बीच रहने नहीं देता। इस कारण बिना विवाह पति पत्नी जैसे संबंध शरद चंद्र ने रखे। शरद चंद्र के बारे में ये बात मशहूर है कि उनके संबंध स्त्रियों से रहे। एक उनका जो नॉवल है जिसमें उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी है, आवारा मसीहा, जो हिंदी पढ़ने वाले एमए के दौरान मैंने उसको पढ़ा था आवारा मसीहा को, उसमें उन्होंने लिखा है अपनी आत्मकथा में कि उनके संबंध जो हैं वो एक वेश्या से थे और वे उससे शादी करके अलग, बिल्कुल अलग रहते थे समाज से कटके। पढ़ने वाले को कोई भ्रम नहीं रहता कि दोनों में कोई शरीर संबंध थे। पार्वती एक विशिष्ट स्त्री है, ऐसी स्त्रियां साहित्य में कम मिलती हैं। ये लेख नवंबर 1994 में लिखा गया था और इसको लिखने का औचित्य अंत तक मेरी समझ से परे रहा। हरिशंकर परसाई जी होते तो शायद इस बारे में रोशनी डलती, या कोई जो उनके जानकार रहे हो या उनके जानकार का कोई लेख पढ़ा हो और उन्हें ये बात समझ में आती हो कि इस लेख को उन्होंने क्यों लिखा है, वे कमेंट बॉक्स में हमारा भी थोड़ा मार्गदर्शन कर सकते हैं, कम से कम मेरा तो कर ही सकते हैं। तो आज का ये लेख यहाँ समाप्त होता है। अगले लेख में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।